च नमो ब्रह्मसुताभिश्चभ्य पवित्राभ्यो नमो नमः। गौ मां को सादर प्रणाम के साथ आज की सभा में जो मुझे संवाद करने का मौका मिला है और जिन साथियों के प्रयास से यह संभव हो पाया है उन सभी को मेरा आभार। उपस्थित सभी गौ प्रेमीगण, भारत राष्ट्र के निर्माण में चिंतित नागरिकगण और जिन लोगों ने इस सभा का आयोजन किया है, कृषि पदवीधर संगठन, उसके सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, आज जो मुझे विषय आपने दिया है पंचगव्य चिकित्सा और उस पर कुछ प्रकाश डालने के लिए इस विषय की मैं शुरुआत करूं, इससे पहले मैं आप सभी से यह पूछ लेना अपना कर्तव्य समझता हूं कि आप मेरी भाषा समझ सकेंगे। मैं मराठी समझ सकता हूं, बोल नहीं सकता। सभा के अंत में अगर आप कुछ प्रश्न करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और अपनी मातृभाषा में करेंगे तब मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। मैं बहुत दिनों से प्रयासरत हूं कि मैं मराठी थोड़ी थोड़ी बोल सकूं, लेकिन अभी ऐसी स्थिति आ नहीं पाई है। इसलिए जितना हो सकता है सरल हिंदी में संवाद करने की कोशिश करूंगा। पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान पर मैं कुछ बात करूं, इससे पहले मैं थोड़ी सी बात अपने बारे में आपको बता देना चाहता हूं। पिछले 14 वर्षों से गाय के साथ रहते हुए गाय को समझने की कोशिश मैंने की है और इसी कोशिश के अंतर्गत मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं। यह सारी जो प्रेरणा है मुझे इस क्षेत्र में काम करने के लिए, वह प्रेरणा अमर शहीद राजीव भाई दीक्षित जी से मिली। उनसे मेरी मुलाकात 1996 में हुई थी, जब मैं चेन्नई में एक पत्र में संपादन का कार्य करता था। उनसे 2-2.5 वर्षों तक गहन चर्चा हुई और उसके बाद फिर मैंने वह क्षेत्र छोड़ दिया और कृषि और गाय, इन दो विषयों को समझने की कोशिश की। इसमें काम मैं नहीं कर रहा हूं, बस समझने की कोशिश कर रहा हूं और अभी भी यह कोशिश हमारी जारी है। अभी तक जितना कुछ ज्ञान का सागर गाय और उसके परिवेश से मुझे दिखा है, इसमें से बहुत 2-4 बूंद मैंने समझा है और उसी समझ के साथ पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान को विकसित करने की कोशिश की है। पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान विकसित हो, क्यों विकसित हो, इसके पीछे जो दृष्टि है वह राजीव भाई की ही दृष्टि है। आप में से बहुत लोगों ने उन्हें सुना होगा। उनका मन बहुत दुखता था जब कभी वे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिवेदन को पढ़ा करते थे। भारत सरकार हर साल स्वास्थ्य मंत्रालय उनका एक प्रतिवेदन प्रकाशित करता है, जिसमें यह माहिती दी जाती है कि भारत भर में कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग बीमार नहीं हैं, किन किन तरह की बीमारियों से कितने लोग पीड़ित हैं। और जब प्रतिवर्ष यह आंकड़ा बढ़ता ही जाता था तब उनके मन में बहुत दुख होता था और कभी कभी दुख से व्यथित होकर कुछ चीजें शेयर करते थे। कहते थे कि भारत जो 100 साल पहले संपूर्ण निरोगी था, कोई भी इस देश में गंभीर बीमारियां नहीं थी,
और हमारे देश को यह क्या हो गया कि आज पूरा देश बीमार है। कुछ जो माहिती उस समय 1998-99 के दौरान में जो उन्होंने रखी थी, उस माहिती के अनुसार सबसे जो दुखद बात यह थी कि हमारी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक करार कर रखा है कि 2020-2025 के दौरान तक पूरा भारत निरोगी होगा। ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय करार कर रखा है। उस करार में यह भी बात है कि भारत के 100% लोगों को सरकार चिकित्सा की सुविधा मुहैया करेगी। इसमें से जो सरकार के क्रियाकलाप जो चल रहे हैं अभी तक, इन सबको अगर देख लें, इस पर अगर मंथन कर लें, तो निश्चित रूप से यह तय हो पाता है कि 100% आबादी को चिकित्सा मुहैया सरकार नहीं करा सकती। यह बात मैं इस आधार पर भी कह सकता हूं कि पिछले साल का जो प्रतिवेदन है, इसको आप पढ़ें, तब उसमें से जो निकल करके आता है विचार, सत्य, वो यह आता है कि भारत सरकार और भारत राज्य के जितने भी प्रदेश सरकारें हैं, इन सब लोगों ने मिलकर के जो चिकित्सा का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की जनसंख्या के केवल 12% लोगों की चिकित्सा होती है। 88% लोगों की चिकित्सा आज भी सरकार के द्वारा नहीं होती है, या तो इसमें से बहुत सारे लोग चिकित्सा नहीं कराते हैं, उनके शरीर में रोग उत्पन्न होता है और रोग के साथ वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, या फिर निजी क्षेत्र में उनकी चिकित्सा होती है। इस देश में 12% लोगों को जो चिकित्सा सरकार मुहैया करा रही है, इस पर होने वाला जो खर्च है वह बहुत बड़ा खर्च है। एक दिन मैंने बैठकर अनुमान लगाया कि केंद्र सरकार प्रतिवर्ष कितना रुपया खर्च करती है और अलग अलग प्रदेश की सरकारें अपने स्तर पर कितना पैसा खर्च करती हैं। इन सबको जब जोड़ा मैंने, तो यह जो निकल करके राशि आती है वह 60 लाख करोड़ रुपए की राशि आती है। हमारे देश की सरकार 60 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च करती है केवल 12% जनसंख्या को चिकित्सा सुविधा मुहैया करने में। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि अगर भारत की 100% जनता को चिकित्सा सुविधा मुहैया करना है, तब इसमें कितना रुपया खर्च होगा। और 60 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करने में ही भारत सरकार को बहुत सारा विदेशी कर्ज लेना पड़ता है, और उसी कर्ज के कुचक्र में फंस करके हमें बहुत गंभीर रूप से टैक्स पे करना पड़ता है, कर अदा करना पड़ता है। तो ये सारा जो दुष्चक्र है, 100% लोगों को चिकित्सा किस तरह से मुहैया कराया जाए और उस पर क्या रणनीति सरकार की बने, यह सब बिल्कुल अंधे कानून के अंतर्गत पूरे देश में चल रहा है। इस पर कोई भी सार्थक नीति नहीं है, और इनके कारण राजीव भाई का मन बहुत दुखता था, और दुखी मन से वे कहते थे कि हम भारतवासियों को अपनी चिकित्सा खुद करने की कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और तभी हम भारतवासी जो है पूरी तरह से निरोगी हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। सरकार के ऊपर निर्भर करके हम भारतवासियों को संपूर्ण चिकित्सा नहीं मिल सकती। तो इसी के साथ कई क्षेत्रों को हम लोग तलाश रहे थे। तलाशते तलाशते जो है एक क्षेत्र मिला, गाय का क्षेत्र मिला, और गाय को जब हमने समझने की कोशिश की, तब उसमें से ज्ञान का अद्भुत भंडार मिला, अद्भुत भंडार जो हमारी कल्पना से बहुत ऊंची है। अभी तक 13-14 वर्षों में जो हमने किया है, मुश्किल से 5 या 10% या उससे कम ही हो सकता है, इतना बड़ा ज्ञान का भंडार मिला। 2000 में राजीव भाई ने कहा कि इस क्षेत्र में अगर काम करना है तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ऋषि हुए हैं, ऐसे महर्षि हुए हैं जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर बहुत काम किया है, 100 साल तक काम किया है। कुछ ऋषियों का जीवन 500 साल का रहा, और 500 साल का सारा जीवन उन्होंने चिकित्सा के विषय पर खोज में लगाई है। ऐसे ऐसे ऋषियों के जब दस्तावेज हमें मिले, और उन दस्तावेजों का जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया, जिसमें से मुख्य रूप से अगर मैं बताऊं तो ऋग्वेद है, और फिर इसके बाद चरक जी का
चरक जी का शोध है, सुश्रुत जी का शोध है, वाग प्रकाश जी का शोध है, निघंटू जी का है, घाघभट्टरी जी का है, महर्षि वाग्भट का है, माधव जी का है। ये जितने भी ऋषि हुए हमारे देश में, इन लोगों ने अपने अपने तरीके से चिकित्सा विषय पर बहुत काम किया। जब इन लोगों को विस्तार से जब मैंने पढ़ने की कोशिश की 2000 से लेकर 2007 तक, और इसके बाद जो वर्तमान की आज चिकित्सा पद्धति है जिसे हम एलोपैथी चिकित्सा शास्त्र कहते हैं, इसको भी मैंने थोड़ा सा अभ्यास किया, अध्ययन किया, होम्योपैथी का थोड़ा सा अध्ययन किया, और आज जो मॉडर्न आयुर्वेद है, मॉडर्न आयुर्वेद का भी अध्ययन किया। मॉडर्न आयुर्वेद मतलब वर्तमान में जो जैसा आयुर्वेद हमारे सामने है, इन सबका जब अध्ययन किया तो इसमें से एक विषय मुझे समझ में आया कि दुनिया की जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, थेरेपियां हैं, इन सभी के पास निश्चित संख्या के फार्मूले हैं, निश्चित संख्या के फार्मूले हैं, और उसी फार्मूले के आधार पर उनका पूरा चिकित्सा का शास्त्र चलता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपके सामने रखूं तो एलोपैथी चिकित्सा शास्त्र के पास लगभग 4000 से 4500 फार्मुलेशंस हैं, और इन्हीं फार्मुलेशंस के आधार पर पूरी दुनिया में ये चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह से मॉडर्न आयुर्वेद है, उनके पास 3-3.5 सूत्र हैं। उन सूत्रों के ऊपर ही सारा काम होता है। जितनी भी औषधियां बनती है उनके ब्रांड अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके फार्मूले अलग नहीं होते। फार्मूले वही उलट पलट कर 3000-3500 फार्मूले हैं जिन पर काम होता है। होम्योपैथी चिकित्सा विधा की अगर बात करूं तो इसमें भी लगभग 2500 से 3000 फार्मुलेशंस हैं, और इन्हीं फार्मुलेशनों पर काम होता है। इस तरह से सिद्धा के पास भी है, और दुनिया में जितनी भी लगभग 250 थेरेपियां हैं, इन 250 थेरेपियों में सबके पास अपने अपने निर्धारित फार्मुलेशंस हैं। उन्हीं फार्मुलेशन पर औषधि बनती है, और उससे जो है चिकित्सा का इतना बड़ा कारोबार दुनिया में चलता है। जब यह मुझे समझ में आई बात, तब मैंने ढूंढने की कोशिश की कि हमारे शास्त्रों में गाय को लेकर के कितने फार्मुलेशंस हैं, सूत्र हैं। अगर मैं इनको इकट्ठा करूं तो शायद इनमें से कुछ निचोड़ निकल जाए। 2000 से लेकर 2007 तक, 7 वर्षों तक इस पर हमने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इसमें से जो निचोड़ निकला वह यह निकला कि गाय के पास अभी भी 3000 से ज्यादा फार्मुलेशंस बचे हुए हैं। जबकि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे शास्त्रों को धर्म शास्त्र के नाम पर चिकित्सा के भी शास्त्रों को खराब किया, बर्बाद किया। यहां से लेकर के गए, लूटपाट हुई, जो कुछ भी बचा उसमें बदलाव करके उसे नष्ट किया गया। इतना कुछ नष्ट होने के बाद मुगलों ने बहुत कुछ नष्ट किया। मुगलों ने तो सबसे ज्यादा नष्ट किया है, जला दिया है। अंग्रेजों ने दूसरे तरीके से नष्ट किया। तो 500 साल तक हमारे देश में चिकित्सा का जो एक बड़ा शास्त्र था, इसको तोड़ा गया, ममोड़ा गया, जलाया गया, खराब किया गया। इसके बावजूद आज हमारे पास लगभग 3 से 3500 फार्मुलेशंस अभी भी अलग अलग शास्त्रों में जीवित हैं। ऋग्वेद से लेकर के महर्षि घाघभट्टरी तक का जो है, घाघभट्टरी जी ये आज से कुछ 1100-1200 साल पहले हुए। उसके बाद से महर्षि दर्जे का कोई भी व्यक्ति भारत में पैदा नहीं हो पाया। तो ये पूरा ऋग्वेद से लेकर के घाघभट्टरी जी का जीवन को हमने खंगाला तो उसमें से लगभग 3500 फार्मुलेशंस ऐसे मिले जो बिल्कुल गाय की मदद से ही हो सकता है। जैसे हमारे जीवन में गैया के दूध का प्रयोग, मूत्र का प्रयोग, गोबर का प्रयोग, और इन गव्यों से रूपांतरित दूसरे द्रव्यों का प्रयोग, इस पर लगभग 3500 फार्मुलेशंस मिले। तो सहज मुझे अंदाजा लगा कि अगर 2-2500 फार्मुलेशन पर होम्योपैथी की इतनी बड़ी चिकित्सा शास्त्र चल सकती है, आयुर्वेद की चिकित्सा शास्त्र चल सकती है, एलोपैथी का इतना बड़ा दुनिया में कारोबार हो सकता है, तो फिर गाय चिकित्सा के लिए क्यों नहीं खड़ी हो सकती। और इसी सोच और विचार के साथ 2000 में हमने एक कोर्स फ्रेम करने की कोशिश की कि कहीं न कहीं गाय संपूर्ण चिकित्सा हमें प्रदान कर सकती है। और कुछ सालों तक इस पर काम करने के बाद हमें रास्ता मिल गया, और एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति, पंचगव्य चिकित्सा पद्धति तैयार हुआ।
इसको हमने 2011 में भारत सरकार के पास भेजा था कि यह भी एक चिकित्सा पद्धति है और इस पर लगभग हजारों क्लिनिकल ट्रायल हमने इन 7 वर्षों में तैयार किए थे। तो क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट और पंचगव्य थेरेपी का जो कोर्स है, इसका पूरा फ्रेमवर्क हमने सरकार के सामने रखा कि ऐसी है गाय, क्या हम गाय को चिकित्सा की दृष्टि से देख सकते हैं, क्या आप हमें अनुमति देंगे। तब 2012 में सरकार से हमें हरी झंडी मिली कि हाँ, यह भी एक चिकित्सा पद्धति हो सकता है। जब दुनिया में 250 से 300 चिकित्सा पद्धति चल रहे हैं छोटे छोटे विषयों को लेकर के, तो उनके मुकाबले गाय के पास तो जीवंत लगभग 3 से 3,500 फार्मुलेशंस हैं, तो निश्चित रूप से हो सकता है। और 2012 में जो है पंचगव्य चिकित्सा पद्धति को एक संपूर्ण चिकित्सा के रूप में जो है कांचीपुरम में एक गुरुकुल की स्थापना कर शुरू किया। कांचीपुरम का चुनाव इसलिए हमने किया क्योंकि राजीव भाई के मन में एक बड़ी जिज्ञासा थी विषय को समझने का और भारत के लोगों को पढ़ाने का, और उसके लिए उनके मन में बार बार विचार उठता था कि तमिलनाडु का यह जो कांचीपुरम जिला है, इसकी भूमि जो है बहुत ही आवेशित है। आज भी वहां की मिट्टी में बहुत ही आवेश है, पॉजिटिव एनर्जी कह सकते हो है। और ऐसी भूमि में अगर किसी भी चीज को, किसी भी थेरेपी को अगर शुरू की जाए, तब इसमें से बड़ी सफलता मिल सकती है। तो उनके कहने के अनुसार वहां हमने पंचगव्य गुरुकुलम की स्थापना की और अब यह गुरुकुलम जो है वो विश्वविद्यालय का रूप लेने जा रहा है। तो वहां से ये सारी चीजें शुरू हुई। यह तो एक हमारा विषय था जो मेरी इच्छा थी कि आपको मैं बताऊं। वाघभट गौशाला एवं पंचगव्य अनुसंधान केंद्र संसार का पहला गुरुकुलम जो आधिकारिक रूप से पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देने के लिए कृत संकल्पित है। अमर बलिदानी राजीव भाई का कहना है कि गाय बची तो फिर से ऋषि क्रांतिकारी पैदा होंगे और तभी भारत सोने का शेर बनेगा।